दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सफेद पोश पेड़िया। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है, एक्शन और जासूसी। तो पढ़ते हैं इसको। सफेद पोश भेड़िया। डॉक्टर हरीश बत्रा की गिनती देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों में होती थी। इन दिनों वह एक महत्वपूर्ण हथियार का आविष्कार करने में लगे हुए थे और लगभग सफलता के करीब पहुंच चुके थे। रात के 11 बजे वे अपनी प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनकी माताजी कमरे में प्रविष्ट हुई। इस समय कहाँ जा रहे हो बेटे? प्रयोगशाला। मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी प्रयोगशाला से। रात दिन काम में लगा रहता, तुझे अपना कुछ ख्याल भी है या नहीं? वैज्ञानिक क्या बना, दुनियादारी से नाता नाता ही तोड़ लिया। नाराज न हो माँ, कुछ दिन की बात है। मैं अपने प्रयोग में सफल हो चुका हूँ, बस थोड़ा सा कच्चा काम बाकी है। तो मुझसे एक वादा कर, यह काम पूरा होते तू शादी करके मुझे एक बहू ला कर देगा। अच्छा माँ, वादा रहा, अब जाऊं? माँ से अनुमति लेकर डॉक्टर हरीश प्रयोगशाला की ओर रवाना हुए। रात का अंधेरा फैला हुआ था, सड़कें सुनसान थी। डॉक्टर की गाड़ी तीव्र गति से दौड़ रही थी। सुबह मैं अपने आविष्कार की सफलता की घोषणा कर दूंगा। एक सुनसान सड़क पर। अरे, कोई सड़क पर पड़ा है। डॉक्टर ने निकट जाकर गाड़ी रोकी। लगता कोई ट्रक या कार इसे टक्कर मारकर निकल गई है। नीचे बैठकर उन्होंने लाश को छुआ। अरे, यह तो जीवित है। वह खुशी से कह उठे। तभी, हाँ मैं जीवित हूँ डॉक्टर हरीश। अरे, तुम मुझे जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार में ही तो यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन क्यों? उत्तर देने की बजाय उस व्यक्ति ने डॉक्टर के मुंह पर गुस्सा मारा। डिशुम। आह। अगले क्षण सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से कुछ लोग कूदे और डॉक्टर से चिपट गए। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग? जिस व्यक्ति के हाथ में डंडा था उसने डॉक्टर के सिर पर डंडे से वार किया। आई। और डॉक्टर बेहोश होकर लुढ़क गए। उठा लो इसे और अपनी गाड़ी में डालकर ले चलो। उन्होंने डॉक्टर को उठाया और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के पीछे चले गए। सुबह के 9 बजे थे। अमर खन्ना अपने बेडरूम में सोया हुआ था कि फोन की घंटी बजी। ट्रेन। अपनी किस्मत में चैन की नींद नहीं है। हेलो, अमर स्पीकिंग। अमर, मैं जनरल वरदान बोल रहा हूँ। तुरंत तुरंत सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पहुंचो। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। और आधे घंटे बाद जनरल वरदान के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। डॉक्टर हरीश का अपहरण हो गया है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस उनकी तलाश में लग चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें तलाश करो। आपका हुक्म सिर आंखों पर, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर हरीश ने एक जबरदस्त आविष्कार किया था। कैसा आविष्कार? उन्होंने बहुत ही छोटे आकार का केमिकल बम बनाया था। दवाई के कैप्सूल जितना छोटा बम। लेकिन वह बम एक 20 मंजिला इमारत को नष्ट करने में सक्षम है। यानी वह एक बहुत ही घातक हथियार है। हमें विश्वास है कि इस आविष्कार के कारण डॉक्टर का अपहरण हुआ है और अपहरणकर्ता अवश्य कुछ विदेशी एजेंट है। डॉक्टर के इस आविष्कार के विषय में किस किस को जानकारी थी? केवल मुझे और डॉक्टर के असिस्टेंट बलराज को। ओके, मैं पहले डॉक्टर की माँ से जाकर मिलता हूँ, उसके बाद बलराज से मिलूंगा। बलराज का पता मैं तुम्हें बता देता हूँ और पहचान के लिए उसका चित्र भी दिखा देता हूँ। थैंक्स। बलराज के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अमर डॉक्टर हरीश की माँ सुमित्रा देवी से मिलने चल दिया। सुमित्रा देवी बहुत दुखी थी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, उसे ढूंढ कर ला दो। धैर्य रखे माँ जी। कैसे रखूं धैर्य? आखिर मैं उसकी माँ हूं, जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। सुबह। अमर कुछ देर उन्हें सांत्वना देता रहा, फिर वहां से उठाया। उधर लंबी बेहोशी के बाद डॉक्टर हरीश को होश आया तो उन्होंने शव को एक कमरे में पाया। ओह, मैं कहाँ हूँ? इसे होश आ गया, बॉस को खबर कर दूं? कर दो लाइटू। ओके, तुम इसका ख्याल रखना जी को। गुंडा लाइटू कमरे से बाहर चला गया तो डॉक्टर ने दूसरे गुंडे से पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे सवाल का जवाब हमारा हमारा बॉस आकर देगा। 5 मिनट बाद ही लाइटू एक नकाबपोश के साथ वापस आ गया। तो डॉक्टर को होश आ गया है? नकाबपोश ने अपने दोनों साथियों को आदेश दिया, लाइटू और जी को तुम दोनों बाहर जाओ, मैं डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके, यस बॉस। दोनों बाहर चले गए। कौन हो तुम? तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है डॉक्टर हरीश। तुम्हें केवल मेरा हुक्म मानना होगा। क्या चाहते हो? केमिकल बम का फार्मूला।
बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रयोगशाला में मुझे वह बम तैयार करके दो। वो अब मैं समझा तुम कोई विदेशी एजेंट हो, मेरे देश के शत्रु, ऐसा ही समझ लो। मैं तो तुम भी समझ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा आविष्कार सिर्फ मेरे देश के काम आएगा। मुझे हैरत है कि तुम्हें मेरे आविष्कार के विषय में पता कैसे चला। हैरान होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मैं सब कुछ जान लेता हूँ। तो फिर उसी शक्ति के द्वारा केमिकल बम भी बना लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अंजाम बहुत बुरा होगा डॉक्टर। क्या होगा? यही ना कि तुम मुझे टॉर्चर करोगे, मार डालोगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं मर जाऊंगा मगर अपने देश से विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने बड़े बड़े देशभक्त देखे डॉक्टर, मैं जो चाहता हूँ वह तुम्हें करना ही होगा। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम खुशी से मेरे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। कभी नहीं। लेकिन वह डॉक्टर की बात सुने बिना ही कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर लाइटू और जीको खड़े थे। डॉक्टर को राह पर लाने के लिए फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइटू समझ गए ना? यस बॉस, आज रात ही काम हो जाएगा। इधर अमर डॉक्टर हरीश के असिस्टेंट बलराज के पीछे लगा हुआ था। अभी तक वह उससे मिला नहीं था, बस दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। बलराज इस समय एक नाइट क्लब में बैठा था। बड़ी विचित्र बात है, कल इसके बॉस का अपहरण हुआ है और यह दुख मनाने की बजाय यहाँ ऐश कर रहा है। तभी बलराज की टेबल के निकट एक सुंदर लड़की दिखाई दी। वो लगता है इसी लड़की से मिलने ही यहाँ आया है। कुछ ही देर बाद बलराज लड़की के साथ क्लब से बाहर चला आया। इनका पीछा करूंगा। लड़की के पास अपनी कार थी। वह बलराज को गाड़ी में बिठाकर चल दी। अमर की गाड़ी उनके पीछे थी। कुछ देर बाद एक शानदार कोठी के सामने उनकी गाड़ी रुक गई और वे दोनों कार से उतरकर उस कोठी की तरफ बढ़ गए। वो यह तो समाज सेवक सेठ भगवान दास जी की कोठी में जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे बाद बलराज अकेला कोठी से निकला। यह 2 घंटे तक अंदर क्या करता रहा और वह लड़की कौन थी? अमर गाड़ी से उतरा और उसने बलराज को रोका। मिस्टर बलराज जी, कौन है आप? बलराज उसके निकट आ गया। मेरा नाम अमर खन्ना है। मैं आपसे डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपका संबंध पुलिस से है? अमर कुछ उत्तर देता उससे पहले उसके निकट एक कार आकर रुकी। रास्ता छोड़ो भाई, सड़क के बीच खड़े होने की क्या जरूरत है? यह तो सेठ भगवान दास है। तभी सेठ भी चौंका और गाड़ी से उतरा। मैंने आपको पहचान लिया, परिचित जासूस अमर खन्ना है। जी हाँ सेठ जी, हम एक बार पहले मिल चुके हैं। आप मिस्टर बलराज को भी जानते होंगे। नहीं, इन्हें तो मैं नहीं जानता। हैरत की बात है, यह भी आपकी कोठी से निकल कर आए हैं। मैं समझ रहा था ये आपका मित्र है। तो यह मेरी सेक्रेटरी प्रिया के दोस्त होंगे। प्रिया मेरी कोठी में ही रहती है। जी हाँ, मैं प्रिया का दोस्त हूँ, उन्हीं के साथ आया था। तो आप लोग यहाँ सड़क पर क्यों खड़े हैं? मेरे साथ भीतर चलिए, एक एक कप कॉफी पीजिए। नो थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ बलराज जी। बलराज जी से मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। सेठ के जाने के बाद, मिस्टर अमर, इस समय मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप कल सुबह मेरे फ्लैट पर आ जाइए, वहाँ आराम से बातें होंगी। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप मुझे सुबह सुबह तक का समय दीजिए। हो सकता है मैं आपको डॉक्टर के अपहरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर यह बात है तो मैं सुबह तक प्रतीक्षा कर लूंगा। उधर अकबर डॉक्टर हरीश की कोठे की निगरानी कर रहा था। अमर ने उसकी ड्यूटी वहां लगाई थी। यह अमर साहब भी कैसे उल्टे सीधे काम देते रहते हैं। सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, अब रात के 11 बज रहे हैं। यहाँ न कोई आया और न ही गया। तभी कोठी के गेट पर एक कार आकर रुकी। अरे यह कौन लोग हैं? शकल शकल से गुंडे लगते हैं। माय गॉड, यह तो गेट पर चढ़कर भीतर जा रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है। पता नहीं वह अंदर क्या करने गया है। अब क्या करूं, इनसे भिड़ जाऊं क्या? अकबर का अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि उसने देखा, वो यह तो डॉक्टर की माँ को उठाकर लाया है। फिर वह बेहोश सुमित्रा देवी को लेकर अपनी कार की ओर बढ़े। तभी, ठहरो। अकबर निकट आ गया। तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं खुदाई फौजदार हूँ। मुझे तो यह पुलिस का आदमी लगता है लाइटू। अचानक लाइटू ने सुमित्रा देवी को अकबर पर उछाल दिया। अरे! और फिर जीको ने अपनी बूट की जोरदार ठोकर उसके सिर पर मारी। ओह! इस चोट से वह बेहोश हो गया। इधर डॉक्टर हरीश कैद खाने में भूखा पैसा पड़ा हुआ था। उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया था।
ये लोग मुझे भूखा रखकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। यह समझते हैं भूख प्यास के कारण मैं इनका काम मान लूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा मगर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तभी नकापोस भीतर प्रविष्ट हुआ। कहो डॉक्टर, क्या हाल है? चले चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे अपनी बात मनवाने आया हूँ। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर तुम जैसे कुत्तों की बात नहीं मानूंगा। अभी देख लेते हैं। लाइटू, बुढ़िया को अंदर लाओ। बॉस ने दरवाजे की ओर देखकर आवाज लगाई। तुरंत लाइटू जी को सुमित्रा देवी को पकड़े हुए भीतर आए। हरीश, मेरे बेटे। माँ, वहीं ठहर जाओ वरना तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कमीनो, तुम मेरी माँ को भी पकड़ लाए। तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए यह जरूरी था डॉक्टर। अब बोलो, मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं। शाबाश बेटे, तो इनकी बात कभी मत मानना। इन्होंने मुझे बताया कि ये तेरा फार्मूला चाहते हैं, लेकिन वह फार्मूला हमारे देश के मानते हैं। यह कुछ भी कर ले तो इनका साथ मत देना। चुप कर बुढ़िया, अभी सेंटर से तेरी खालू दे दूंगा तो तुम दोनों की सारी देशभक्ति दरी की दरी रह जाएगी। नहीं। चिल्लाओ मत डॉक्टर। अगर अपनी बुढ़िया माँ की दुर्गति नहीं देखना चाहते तो मेरी बात मान लो। नहीं बेटा, मेरी चिंता न कर, मुझे मर जाने दे। इनका साथ कभी न देना। डॉक्टर बेचारा दुविधा में था। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ माँ का जीवन है और दूसरी ओर देश प्रेम। मैं क्या करूं भगवान? जल्दी बोलो डॉक्टर, तुम्हें अपनी माँ प्यारी है या वह फार्मूला? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो प्लीज। थोड़ा समय दे दो, अभी मेरी माँ को मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। लाइटू, बुढ़िया को ले जाकर बंद कर दो। कल इसी समय डॉक्टर से फिर बात करेंगे। ओके बॉस। उधर, मैं बहुत लज्जित हूँ अमर जी। मेरे सामने वह सुमित्रा देवी को उठा ले गए। लज्जित होने की आवश्यकता नहीं अकबर। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तुमने उन दोनों गुंडों को अच्छी तरह देखा था ने? जी हाँ, मैं उनको लिया आपको बताता हूँ। उनमें से एक का नाम लाइटू था। फिर अकबर ने दोनों गुंडों का हुलिया भी बता दिया। डॉक्टर पर दबाव डालने के लिए वह उसकी माँ को लेकर गए हैं, मगर अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह डॉक्टर से उसका फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ अभी तक एक भी सुराग नहीं लगा है। सुबह तक शायद मुझे एक सुराग मिल जाए। कहाँ से? डॉक्टर हरीश के सहायक बलराज ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया है। वह कहता था कि डॉक्टर के अपहरण के विषय में कोई महत्वपूर्ण बात बताएगा। सुबह 8 बजे का समय था। बलराज अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। यह सब मेरे कारण हुआ है। मैं प्रिया की सुंदरता के जाल में फंस गया था और उसे डॉक्टर हरीश के आविष्कार के विषय में बता दिया था। डॉक्टर के अपहरण में उसी का हाथ है। मिस्टर अमर मुझसे मिलने आने वाले हैं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और ट्रेन। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। बलराज ने जाकर दरवाजा खोला। कि कौन आप? मैं प्रिया मैडम ने भेजा है। प्रिया ने? मगर क्यों? भीतर चलो, बताते हैं। ड्राइंग रूम में आने के बाद, अब बताओ क्या काम है? पहले तुम बताओ, यहाँ कोठी में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। लेकिन आप लोगों को प्रिया ने क्यों भेजा है? तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। कि क्या मतलब? मतलब यह है कि पुलिस को तुम पर शक हो गया है। जासूस अमर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें ठिकाने लगाना जरूरी हो गया है। कहकर लाइटू ने पिस्तौल निकाल लिया। नहीं, मुझे मत मारो। सेटअप, तुम्हारा बाथरूम किधर है? क्यों? सवाल मत पूछो, चलो बाथरूम दिखाओ। बलराज उनको बाथरूम में लेकर आया। आह, बाथरूम तो काफी शानदार है। टब में पानी भी भरा हुआ है। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम तुम्हें नहलाना चाहते हैं। चलो टब में लेट जाओ। नहीं। घुम नहीं, कैसे? आह। जीको ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया। तो छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुझे तो मरना ही पड़ेगा, कहकर उसने बलराज को टब में धकेल दिया। छपाक नहीं। और फिर दोनों ने मिलकर उसे पानी में डुबो दिया। गुड़प गुड़प। 5 मिनट बाद बलराज दूसरी दुनिया में जा चुका था। चलो अब जल्दी निकल चलो यहाँ से, चलो। उधर अमर ने अपनी गाड़ी बलराज की कोठी के सामने रोकी। यही कोठी है? अरे वह गाड़ी? क्या बात है अमर साहब, यह वह गाड़ी उन गुंडों की है जो सुमित्रा देवी को ले गए थे। वो इसका अर्थ है वह गुंडे बलराज के यहाँ आए हुए हैं। अकबर, तुम कोठी के पिछले भाग से भीतर पहुंचो, मैं सामने से जाता हूँ। ओके। कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अमर ने पिस्तौल निकाल लिया और घंटी बजाई।
लाइटू और जीको पद बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। घंटी की आवाज सुनकर चौंके। वो कोई बलराज से मिलने आया है। ट्रेन बुरा हुआ, अब क्या करें? चलो पिछली तरफ की कोई खिड़की से खोलकर निकल जाते हैं। नहीं, क्या पता पीछे किस तरह का रास्ता है। मेरा ख्याल है आने वाले से निपट लिया जाए। ठीक है, तुम बाथरूम में वापस चले जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो तुम मेरी सहायता को आ जाना। ओके। लाइटू ने जाकर दरवाजा खोला। किससे मिलना है? ओ, यह तो वही गुंडा लाइटू है। अकबर ने मुझे इसका हुलिया बताया था। मुझे आपसे मिलना मिस्टर लाइटू। यह क्या है? कौन हो तुम? उत्तर में अमर ने दूसरे हाथ का गुस्सा उसके मुंह पर मारा। ढुम। आह। अमर ने भीतर घुसकर पांव से दरवाजा बंद किया। खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। तभी बाथरूम से निकलकर जी को ड्राइंग रूम में घुसा। अपना पिस्तौल फेंक दो मिस्टर। जीको को देखते लाइट उठकर खड़ा हो गया। गोली मार दो जीको, इस कमीने ने मुझे गुस्सा मारा है। ठीक उसी समय ड्राइंग रूम की एक खिड़की का शीशा टूटा और गोली चलने का धमाका हुआ। ठाए आई। यह गोली अकबर ने चलाई थी। अमर का ध्यान एक क्षण के लिए लाइटू से हटा था और उसी क्षण लाइटू ने उस पर छलांग लगा दी। उफ। अकबर खिड़की खोलकर भी अब भीतर आ गया था। वह अमर की सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अमर ने अपने प्रतिद्वंदी पर काबू पा लिया। आई। 1 घंटे बाद अमर मिस्टर वरदान के सामने बैठा बता रहा था। उन्होंने बलराज को मार डाला सर। जी को नामक एक गुंडा भी अकबर की गोली से मारा गया और लाइटू इस समय टॉर्चर चेंबर में है। उसने कुछ बताया? अभी तो नहीं बताया, लेकिन वह कमजोर पड़ रहा है। मुझे विश्वास है वह बहुत जल्दी टूट जाएगा और सब कुछ बता देगा। तो जाओ और किसी भी तरह उसे डॉक्टर हरीश के विषय में जानकारी प्राप्त करो। अमर तुरंत उठकर टॉर्चर चैम्बर की ओर चल दिया। अपराधियों से सच्चाई उगलवाने के सीक्रेट सर्विस के अपने तरीके थे। इस समय लाइटू को बिजली के झटके दिए जा रहे थे। आह नहीं। बोलो, हमारे सवाल का जवाब दोगे? कुछ ही देर में वह सीधे रास्ते पर आ गया। आह, ठहरो बताता हूँ। वेरी गुड। फिर लाइटू ने सब कुछ उगल दिया। उसने बता दिया कि डॉक्टर हरीश को कहाँ कैद करके रखा गया था। अंत में उसने कहा, बॉस की शक्ल मैंने कभी नहीं देखी। वह या तो मैं अड्डे पर मिलता था या फिर हम एक टेलीफोन नंबर पर उससे संपर्क करते थे। वह नंबर बताओ। लाइटू से फोन का नंबर जानकर अमर जनरल वरदान के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया सर। शहर से बाहर जो पुराना खंडर है उसके नीचे बदमाशों का अड्डा है। डॉक्टर हरीश वहीं कैद है। तो हमें वहां तुरंत छापा मारना चाहिए। जी हाँ, लेकिन पहले आप टेलीफोन एक्सचेंज से एक फोन नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करके मुझे बताइए। अमर ने लाइटू का बताया हुआ फोन नंबर एक कागज पर लिखकर दे दिया। उधर डॉक्टर हरीश अभी तक फैसला नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक 24 घंटे बाद नकाबपोश बोस कैद खाने में प्रविष्ट हुआ। क्या फैसला किया तुमने डॉक्टर? मुझे सोचने के लिए कुछ समय और चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं है। मेरे 2 खास आदमी सुबह से गायब हैं। शायद पुलिस के हाथ लग गए हैं। इसलिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मुझे तुरंत अपना फैसला बताओ। लेकिन मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। तो फिर अपनी माँ को मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। और वह दरवाजे की ओर मुंह करके चिल्लाया, बुढ़िया को भीतर लाओ। 2 गुंडे सुमित्रा देवी को धकेलते हुए भीतर लाए और उन्हें फर्श पर धकेल दिया। आह कमीनो। तभी बॉस का हंटर घुमा। उफ। सड़क बेटा। उसके बाद बॉस जैसे पागल हो गया। उसने बूढ़ी सुमित्रा देवी पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। सड़क सड़क। आई उफ। डॉक्टर हरीश यह दर से देखकर तड़प उठे। ठहरो, भगवान के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ। मेरी बात मान लो डॉक्टर, वरना आज तुम्हारी माँ के शरीर से सारी चमड़ी उतार दूंगा। मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगे करूंगा, बस मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं हरीश, इसकी बात मत मान बेटा। मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकता माँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा। शाबाश डॉक्टर, चलो अब उठकर मेरे साथ प्रयोगशाला में चलो। डॉक्टर हरीश चलने के लिए उठे, तभी बाहर से एक भयानक धमाके की आवाज आई। धड़ाम। अरे यह क्या हुआ? जाओ देखो। बारमर ने पुलिस पार्टी के साथ खंडर पर हमला बोल दिया था। धड़ाम धोए धोए।
अकबर सामने जो सीधी दीवार है उसके पीछे से ही नीचे तय खाने में जाने का रास्ता है। यह बात मुझे लाइटू ने बताई थी। तो चलिए हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। तुम नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। तुम इधर से फायरिंग करके दुश्मन का ध्यान उस दीवार की ओर से हटाए रखो। लेकिन मैं आपको अकेले नहीं। मगर अमर उसकी पूरी बात सुने बिना नीचे लेटकर दीवार की ओर खिसकने लगा था। इस वक्त शत्रु का सारा ध्यान फायरिंग की ओर है। मुझे दीवार तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। उधर एक गुंडे ने आकर बॉस को सूचना दी। गजब हो गया बॉस, पुलिस ने हमला कर दिया है। ऊपर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? खैर, बाकी सबको लेकर ऊपर चले जाओ और मुकाबला करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। ओके बॉस। अमर फायरिंग से बचता हुआ दीवार तक पहुंच चुका था और अब नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर उतर रहा था। रास्ता साफ है, शायद सब लोग लड़ने के लिए ऊपर आ गए हैं। सीढ़ियां उतरकर वह कॉरिडोर में पहुंचा। यहाँ कोई भी नहीं है। डॉक्टर हरीश यहीं की कहीं किसी कमरे में कैद होगा। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला। धाई धाई तर तर तर। दोनों गुंडे ढेर हो गए थे। अमर उठकर फिर आगे बढ़ा। कॉरिडोर में हुई फायरिंग की आवाज बॉस के कानों में पड़ी तो उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। पुलिस यहाँ तक आ गई है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं ले जा सकेगी डॉक्टर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। पिस्तौल फेंक दो। धौड़। अमर। हाँ मिस्टर भगवान दास उर्फ नकाब पोस्ट बॉस। तो तुमने मुझे पहचान लिया, मगर कैसे? तुम्हारे गुंडे लाटू ने मुझे एक फोन नंबर बताया था जिस पर वह बॉस से संपर्क किया करता था। मैंने उस नंबर की इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि वह नंबर मशहूर समाज सेवक भगवान दास का है। यानी तुम्हारा। तुम देश के गद्दार हो भगवान दास। हाँ मैं गद्दार हूँ, लेकिन तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हा हा हा। अब तुम्हारे गिरफ्तार होने में भला क्या कसर रह गई है? पिस्तौल फेंक दो भगवान दास। नहीं, अगर तुमने मेरे निकट आने की कोशिश की या मुझ पर गोली चलाई तो मैं डॉक्टर हरीश को गोली मार दूंगा। पागल मत बनो भगवान दास। अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए शट अप। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुम डॉक्टर को जीवित देखना चाहते हो तो स्टैन गन नीचे रख दो और उसे मेरे पांव के पास फेंक दो। ओके। फिर उसने स्टैन गन सरकाने के बजाय बूट की टो से बॉस पर उछाल दी। अरे आह धौएं। अमर ने तुरंत छलांग लगाई। उफ। अमर ने दूसरी छलांग लगाई और आह। देश के शत्रुओं की पसलियां तोड़ने में मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान दास। और उसने सचमुच भगवान दास की पसलियां तोड़ डाली। तड़ तड़ तड़ाक आई। कुछ ही क्षण में बॉस की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ऊपर की लड़ाई भी अब समाप्त हो चुकी थी। सारे गुंडे मारे गए थे और पुलिस तहखाने में प्रविष्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये कॉमिक्स तो यहीं पे समाप्त हो गई है। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।